केएल राहुल एक ऐसे बैट्समैन जिन्होंने टीम इंडिया के लिए नंबर 1 से लेकर नंबर 6 तक बैटिंग की है। यहाँ तक कि उन्होंने नंबर 1 पोजीशन से लेकर नंबर 6 पोजीशन तक हर एक स्टेज पे सेंचुरीज भी लगाई हैं। ऐसा कारनामा करने वाले ये सबसे पहले बैट्समैन है जिन्होंने क्रिकेट में हर एक पोजीशन पे सेंचुरी लगाई है। लेकिन फिर भी अभी तक टीम इंडिया में उनका पोजीशन फिक्स नहीं हुआ है। तो आइए आज की इस वीडियो में हम देखते हैं कि आखिर क्यों वो अपना कमबैक नहीं कर पा रहे हैं या फिर वो सच में एक अनलकी प्लेयर है। केएल राहुल का जन्म 18 अप्रैल 1992 में कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में हुआ था। उनके पिता लोकेश एनआईटी कर्नाटका के डायरेक्टर थे और उनकी मम्मी एक यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर थी। वैसे तो उनके पिता को क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था और क्रिकेट में वो सबसे बड़े फैन थे सुनील गावस्कर के, और इसीलिए उन्होंने सुनील गावस्कर के बेटे के नाम पर इनका नाम रखा। राहुल ने अपनी स्कूलिंग सूरत कल स्कूल से की थी, जहाँ पर वो पढ़ाई के साथ साथ क्रिकेट पे भी अपना ध्यान देते थे। राहुल वहाँ पर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते थे, जिसके वजह से नेबर्स का बहुत कंप्लेन आता था। उनके पिता लोकेश को भी बहुत समय से इच्छा था कि वो भी क्रिकेट सीखे और इसीलिए बहुत ही जल्द उन्होंने राहुल का एडमिशन एक एकेडमी में कर दिया। केएल राहुल शुरुआती समय से ही अपने क्रिकेट पे बहुत ध्यान देते थे और इसीलिए बहुत ही कम समय में उन्होंने क्रिकेट के बेसिक्स को समझ लिया। वो अपने क्रिकेट से बहुत प्यार करते थे और इसीलिए उनका सबसे पहला दिल टूटा था 10 साल की उम्र में। 2002 में जब राहुल सिर्फ 10 साल के थे तो अंडर 13 का सिलेक्शन हो रहा था, लेकिन वहाँ पर राहुल सिलेक्ट नहीं हो पाए थे, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा निराश हो गए थे। इस निराशा को अपनी कमजोरी ना समझ के उन्होंने अपने क्रिकेट पे वापस ध्यान देना चालू किया, जिसकी वजह से उनको अगले ही साल अंडर 13 में उनको सिलेक्ट कर लिया गया। यहाँ पर वो ट्रायल्स में सिलेक्ट हो गए थे, लेकिन वो एक सिर्फ विकेट कीपर के तौर पे आए थे। सिलेक्टर्स ने उनको सिर्फ विकेट कीपर के नाम पे लाया था, लेकिन वो बहुत ही अच्छे बैट्समैन थे, ये देखा उनके पहले कोच ने। उनके कोच ने उनकी सबसे बेहतरीन बैटिंग देखी थी सिर्फ 13 साल की उम्र में। राहुल ने अपनी सबसे बेहतरीन नॉक खेली थी सिर्फ 13 साल की उम्र में। उन्होंने अंडर 14 में कर्नाटका की तरफ से बैक टू बैक लगातार डबल सेंचुरी मारी थी और यहीं से उनका एक असली सफर शुरू हो चुका था, क्योंकि एक विकेट कीपर के नाम पे आने वाले प्लेयर को मौका मिला सीखने को राहुल द्रविड़ से। चिन्नास्वामी में केएल राहुल ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और उनकी बैटिंग पे नजर जाती है राहुल द्रविड़ की। राहुल द्रविड़ ने उसी समय केएल राहुल के कोच से ये कह दिया था कि इस बच्चे पे खास करके ध्यान देना, क्योंकि इसके अंदर कुछ अलग बात है, और ये बात केएल राहुल के लिए बहुत बड़ी बात थी। राहुल हमेशा से राहुल द्रविड़ को फॉलो करते थे। अभी भी अगर हम केएल राहुल के बैटिंग स्टाइल को देखेंगे तो वो राहुल द्रविड़ से कुछ खास डिफरेंस नहीं है। केएल राहुल की जर्नी यहाँ से कुछ अलग ही उड़ गई थी, क्योंकि केएल राहुल का यहाँ से डोमेस्टिक क्रिकेट भी शुरू हो चुका था। केएल राहुल अपने जूनियर लेवल पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, जिसके वजह से उनके पिता ने ये डिसाइड किया कि अब इनको बेंगलोर में भेजा जाएगा ट्रेनिंग करने के लिए। उन्होंने ये सोच के बेंगलोर भेजा था कि वो अपने क्रिकेट पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे पाए, और हुआ भी कुछ ऐसे ही। उन्होंने 2010 में कर्नाटका की तरफ से अपना डेब्यू किया। ये डेब्यू उन्होंने रणजी ट्रॉफी में किया था, जो उनके लिए बहुत बड़ा मौका था, लेकिन उन्होंने डेब्यू में कुछ खास नहीं कर पाया। इसी साल उनको अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी सिलेक्ट किया गया, जहाँ पर उन्होंने कुछ खास प्रदर्शन तो नहीं दिखाया। उन्होंने पूरे वर्ल्ड कप में सिर्फ 143 रन बनाए। इस फॉर्म को देखकर उनको अगले साल रणजी ट्रॉफी में सिलेक्ट भी नहीं किया गया, जिसके बाद वो निराश तो हुए थे, लेकिन उनके पास इसके अलावा और कुछ भी नहीं था। जिसके बाद इनको वापस से 2012 में रणजी ट्रॉफी खेलने का मौका मिला, जिसमें सिर्फ वो 5 ही मैच खेल पाए और इंजरी की वजह से वो बाहर निकल गए। इंजरी से वापस आना और रणजी ट्रॉफी में फिर से अपना नाम बनाना उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था, लेकिन केएल राहुल के अंदर डिसिप्लिन भर भर के था और इसीलिए उन्होंने प्रैक्टिस का टाइमिंग और बढ़ाया, और इसी की वजह से उनको अगले साल वापस से कर्नाटका की तरफ से खेलने का मौका दिया गया, जहाँ पर उन्होंने रणजी ट्रॉफी में 17 मैचेस खेले 69 के एवरेज में और 1000 से भी ज्यादा रन बनाए। ये सब करने के बाद वो बड़े बड़े सिलेक्टर्स के नजरों में आना शुरू हो चुके थे, और ये राहुल के लिए बहुत अच्छी बात थी। उन्होंने रणजी ट्रॉफी में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, जहां पर उन्होंने 3 सेंचुरीज और 4 हाफ सेंचुरीज लगाए थे। उनके इस कमाल के परफॉर्मेंस को देखने के बाद सब ये समझ गए थे कि ये बड़े नॉक खेलना भी जानता है, और इसीलिए 2013 में आरसीबी की जर्सी में वो हमें देखने मिले आईपीएल में। ये सीजन उनके लिए कुछ खास नहीं था, लेकिन उन्होंने फिर भी काफी अच्छा प्रदर्शन दिखाया था। आईपीएल में देखते हुए उनको 2014 और 2015 के दिलीप ट्रॉफी में लिया गया, जहाँ पर वो साउथ जोन से खेलते हुए फाइनल में तो भाई कमाल करके दिखा दिए। उन्होंने फाइनल के पहले मैच में 185 रन बनाए, वहीं पर दूसरे मैच में 130 रन बनाए। दिलीप ट्रॉफी के बाद केएल राहुल का नाम बड़े बड़े जगह जाने लगा, जहां पर सभी लोग ये चाहते थे कि टीम इंडिया में इनको एक बार खेलने का मौका मिले। केएल राहुल के मेहनत की वजह से वो दिन ज्यादा दूर नहीं थे। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में रोहित शर्मा को चोट लग गई थी, जहाँ पर रिप्लेसमेंट के तौर पे केएल राहुल को बुलाया गया था। केएल राहुल ने इसी बहाने अपना डेब्यू किया था, जो कि बहुत खास था। उन्होंने अपना डेब्यू मेलबर्न में किया था, लेकिन उन्होंने कुछ खास नहीं कर पाया, जहाँ पर उन्होंने पहले इनिंग में सिर्फ 3 रन और दूसरे इनिंग में सिर्फ 1 रन बनाया। ये देखने के बाद सभी लोग क्वेश्चन करने लगे कि क्या कर रहे सिलेक्टर्स और किसे लाके खिला रहे हैं, लेकिन राहुल ने सबका मुंह बंद किया दूसरे मैच में। रोहित शर्मा सेकंड मैच में वापस आ चुके थे, लेकिन शिखर धवन को चोट लगने के कारण वापस से केएल राहुल को मौका दिया गया। केएल राहुल ने इस मौके को जाने नहीं दिया। उन्होंने 260 बॉलें खेले और 110 रन बनाए। उनका ये सेंचुरी इंटरनेशनल में पहला सेंचुरी था, लेकिन ये सेंचुरी उनके लिए बहुत ही खास था, क्योंकि उन्होंने 260 बॉलें फेस करके ये बता दिया था कि वो
कितने बड़े क्रिकेटर हैं। इसी साल वो हमें वापस से दिलीप ट्रॉफी में देखने मिले, जहां पर वो यूपी के खिलाफ 333 रन की पारी खेले। ये पारी उनकी इतनी बड़ी पारी बन गई कि वो कर्नाटका की तरफ से सबसे पहले प्लेयर बने जिन्होंने ट्रिपल सेंचुरी लगाई है। जिसके बाद केएल राहुल की बैटिंग पे नजर सभी सिलेक्टर्स का जाने लगा और इसीलिए वो हमें वापस से आईपीएल में देखने मिले 2014 में, लेकिन किसी और जर्सी में। हैदराबाद ने केएल राहुल को 1 करोड़ की बोली लगाकर अपने टीम में लिया था। इस सीजन में हैदराबाद की तरफ से केएल राहुल और डेविड वार्नर की जोड़ी काफी अच्छी बनी, जहां पर केएल राहुल की तरफ से 1-2 मैच में काफी बड़े बड़े नॉक देखने मिले। लेकिन फिर भी केएल राहुल की सबसे अच्छी आईपीएल सीजन की अगर हम बात करेंगे तो वो है 2016 का आईपीएल, जहां पर वो वापस से हमें आरसीबी की टीम में दिखे थे, आरसीबी की जर्सी पहनकर। उनका ये सीजन बहुत ही अच्छा सीजन था, जहां पर उन्होंने 400 से भी ज्यादा रन बनाए थे। उनके इस बेहतरीन सीजन के बाद वो दिन ज्यादा दूर नहीं था कि वो वापस से हमें टीम इंडिया में देखने मिले। 1 जून 2016 में वो हमें ओडीआई डेब्यू करते हुए दिखे, जहां पर वो जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले ऐसे खिलाड़ी बने जिन्होंने अपने डेब्यू में सेंचुरी लगाया है। उन्होंने बिना आउट हुए 100 रन बनाया था और ये उनके लिए बहुत ही बेहतरीन पारी था। इसके बाद वो बिल्कुल भी नहीं रुके क्योंकि सिलेक्टर्स का नजर इनके ऊपर पड़ने लगा। इंडिया उनको बार बार मौका देते गई और उन्होंने अपने हर मौके पे अपना बेस्ट दिखाया और इसीलिए उसी साल में हमें उनका देखने मिला T20I डेब्यू, जहां पर वो हमें वेस्ट इंडीज की टूर पे दिखे थे और उन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहला सेंचुरी भी मारा। ये उनका T20 का पहला सेंचुरी था और एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड भी, क्योंकि सिर्फ 28 इनिंग में उन्होंने तीनों इनिंग में सेंचुरी लगा दी थी और ये दुनिया में अभी तक किसी ने भी नहीं किया था। बहुत ही कम समय में इंडिया में इन्होंने अपना बहुत नाम बना लिया था। 2016 से लेकर 2017 तक उन्होंने बहुत नाम बना लिया था क्रिकेट में, जहां पर वो तीनों फॉर्मेट में बेस्ट ओपनर की तौर पे हमें दिखते थे और इसीलिए वो दिन भी ज्यादा दूर नहीं था कि वो हमें आईपीएल में एक टीम को लीड करते हुए दिखेंगे। 2018 में पंजाब किंग्स 11 ने 11 करोड़ देकर केएल राहुल को अपने टीम में लाया। उसी के साथ उनको टीम का कैप्टन भी बना दिया। पंजाब ने ये बहुत बड़ा फैसला लिया था और केएल राहुल उस फैसले पे खड़े भी उतरे थे, क्योंकि केएल राहुल का ये सीजन बहुत ही बेहतरीन सीजन था, जहां पर उन्होंने पूरे सीजन में 659 रन बनाए थे और टूर्नामेंट के 3rd हाईएस्ट रन स्कोरर थे। उनके इस बेहतरीन परफॉर्मेंस के बाद उनको पंजाब किंग्स बार बार बैक कर रही थी और इसीलिए टीम इंडिया के सिलेक्टर्स ने इनको सिलेक्ट कर लिया था वर्ल्ड कप में। ये वर्ल्ड कप 2019 का वर्ल्ड कप था, जहां पर वो बैकअप ओपनर की तौर पे गए थे। लेकिन ये हर एक प्लेयर का स्टोरी है कि जब वो बहुत तेजी से ऊपर जाता है उतनी ही तेजी से नीचे भी आता है। उनके इस कमाल के करियर के साथ हार्दिक पांड्या का भी करियर काफी ऊपर जा रहा था और इसी की वजह से वो हमें देखने मिले थे कॉफी विद करण के शो में। यहाँ पर हार्दिक पांड्या ने कुछ कमेंट कर दिया था और केएल राहुल ने सिर्फ थोड़ी बहुत बातें बोली, जिसकी वजह से पूरे क्रिकेट फैंस और पूरे क्रिकेटर शॉक हो गए थे। दोनों प्लेयर को दुनिया के हर एक कोने से बहुत हिट मिली, जिसकी वजह से बीसीसीआई को डिसीजन लेना पड़ा और इनको कुछ मैचेस के लिए बैन करना पड़ा। दोनों को ऑस्ट्रेलिया के बीच टूर से ही घर वापस आना पड़ा, जो कि बहुत ही शर्मनाक था और इनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि टूर से वापस भेजने के बाद ये इंडिया आ रहे थे, जहां पर इनको सबसे ज्यादा हिट मिल रहा था। ये केएल राहुल के लिए बहुत ही लोएस्ट पॉइंट था, क्योंकि यहाँ पर वो पूरी तरीके से टूट गए थे और ये उनके लिए सबसे बड़ा धक्का था। लेकिन बीसीसीआई ने बहुत ही जल्द एक नोटिस भेजा, जहां पर 2019 के वर्ल्ड कप में उनको वापस से लेके आया गया। शिखर धवन उस समय बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे थे, जिसके वजह से वो एक बहुत ही बेहतरीन ओपनर थे। शिखर धवन और रोहित शर्मा की जोड़ी को तो भाई कोई भी नहीं भूल सकता था। केएल राहुल वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट तो हुए थे, लेकिन वो एज अ बैकअप ओपनर थे। लेकिन केएल राहुल की किस्मत बहुत ही अच्छी थी। वर्ल्ड कप के बीच में ही शिखर धवन को इंजरी आ जाती है, जहां पर मौका मिलता है केएल राहुल को। ये केएल राहुल के लिए बहुत बड़ा मौका था और केएल राहुल ये बहुत ही अच्छी तरीके से जानते थे। उन्होंने पिछले 2-3 महीनों में जो खोया था उसको रिकवर करने का टाइम आया था और मुझे ऐसा लगता है ये केएल राहुल बहुत अच्छी तरीके से जानते थे और इसीलिए उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में 2 हाफ सेंचुरी और 1 सेंचुरी भी लगाई थी। इसी के साथ वो इंडिया की तरफ से 3rd हाईएस्ट रन स्कोरर थे और फिर इसी साल 2019 में उनका आईपीएल भी काफी अच्छा गया था, जहां पर उन्होंने 50 की एवरेज में रहकर 600 से भी ज्यादा रन बनाए। पंजाब में कोई चले या ना चले, लेकिन केएल राहुल वहां पर हमेशा खड़े रहते थे और इसी की वजह से 2020 के आईपीएल में वो ऑरेंज कैप होल्डर भी थे। इसी के साथ जब वो हमें इंडिया की जर्सी में देखने मिलते थे, तब सामने कोई भी टीम हो वहां पर वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते थे और इसीलिए वो दिन ज्यादा दूर नहीं था कि वो हमें एक कैप्टन की तौर पे देखने मिलेंगे। ऑस्ट्रेलिया की T20 और ओडीआई के टूर में वो हमें एज अ वाइस कैप्टन देखने मिले थे। ओडीआई और T20 फॉर्मेट में ये दोनों में बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन वहीं पर टेस्ट में इनका पोजीशन भी फिक्स नहीं हो रहा था और ये कुछ खास भी नहीं कर पा रहे थे। टेस्ट में वो भले अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे थे, लेकिन T20 और ओडीआई में वो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे थे। उन्होंने 2021 के T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाया था इंडिया की तरफ से। विराट कोहली के कैप्टनसी को छोड़ने के बाद वो टीम के वाइस कैप्टन भी बन चुके थे और इसीलिए 2021 के साउथ अफ्रीका के टूर के दौरान राहुल को कैप्टन भी बनाया गया था। यहाँ पर रोहित शर्मा को चोट लग गई थी, जिसके वजह से वो बाहर थे। राहुल ने यहाँ पर पहली बार ओडीआई में कैप्टनसी की थी और कैप्टन बनकर वो सबसे पहले मैच में ही सेंचुरी मारे थे। लेकिन 2022 केएल राहुल के लिए कुछ खास नहीं था, जहाँ पर उनको सिर्फ इंजरी ही दिख रही थी। लेकिन फिर भी 2023 में उनको वापस से लेके आया गया, जहाँ पर एशिया कप और वर्ल्ड कप में दोनों में उनको सिलेक्ट किया गया। ये दोनों टूर्नामेंट में ये ओपनर नहीं थे, लेकिन बिना ओपनर रहते हुए भी इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाया था। इन्होंने वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्या कमाल का सेंचुरी लगाया था। उसी के साथ नीदरलैंड के भी सामने इन्होंने
इन्होंने बहुत अच्छा सेंचुरी लगाया था। ये दोनों मैच के बाद इन्होंने विराट के साथ मिलकर पाकिस्तान के भी खिलाफ काफी अच्छा सेंचुरी लगाया था। लेकिन एक फाइनल जिसे कोई भी नहीं भुला सकता, वहां पर सिर्फ इन्होंने 60 रन की पारी खेली थी, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा ट्रोल हुए थे। वर्ल्ड कप के बाद इन्होंने घर के अंदर कैप्टेंसी की, जहां पर साउथ अफ्रीका को लगातार 3 मैचेस हराए। लेकिन इन सब के बाद भी वो टेस्ट में अपना वापसी नहीं कर पाए। जहां पर वो पहले मैच में सेंचुरी लगा देते हैं, वहीं पर पूरे टूर्नामेंट में मिलाकर भी वो 8 रन भी नहीं बना पाते। इन सबको देखते हुए ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वापस से ये हमें टेस्ट में देखने मिलेंगे। इन्हीं सबको देखते हुए और इनके अच्छे आईपीएल को ना देखते हुए इनको T20 वर्ल्ड कप में भी नहीं लिया गया, जहां पर ऋषभ पंत को प्लेइंग 11 में खेलने का मौका मिला था। वहीं पर संजू सैमसन को एज अ बैकअप विकेट कीपर रखा गया था। वर्ल्ड कप के जीतने के बाद वापस से टेस्ट सीरीज शुरू हुआ, जहां पर उनको वापस से मौका दिया गया। बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने काफी अच्छा पारी खेला, लेकिन न्यूजीलैंड के टाइम पे उन्होंने कुछ भी नहीं किया। उनके खराब परफॉर्मेंस की वजह से आने वाली टीम में वो हमें प्लेइंग 11 में भी नहीं दिखे, क्योंकि केएल राहुल जब जब गिरते हुए दिखे हैं, वहां पर कोई और खिलाड़ी उनका जगह लेते हुए दिखा है। उन्होंने हर एक पोजीशन पे अपना बेस्ट दिया है, लेकिन उनसे भी ज्यादा बेस्ट देने के लिए कोई ना कोई वहां पर खड़ा होता है। केएल राहुल को 4 नंबर और 5 नंबर पे इसलिए बैटिंग कराया जाता था क्योंकि शुभमन गिल का काफी अच्छा फॉर्म चल रहा था। और अभी के बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बाद अब तो ये भी कंफर्म हो गया है कि जायसवाल भी प्लेइंग 11 के हिस्सा बन चुके हैं। केएल राहुल का किस्मत तो भाई बहुत ही खराब है, जहां पर वो जब जब फॉर्म में आए हैं तब उनको कोई ना कोई रोकने के लिए वहां पर आया है। कभी वो कंट्रोवर्सी में फंस के वहां पर बहुत ज्यादा उलझ जाते हैं, वहीं पर वो हमें सबसे ज्यादा छोटी मोटी इंजरी में ही हमें दिखते हैं। लेकिन फिर भी इंडिया उन पे बहुत ज्यादा भरोसा करती है और इसीलिए उनको बार बार सिलेक्ट किया जाता है हर एक टूर पे। अब देखते हैं उनके खराब परफॉर्मेंस की वजह से उनको वापस से चैंपियंस ट्रॉफी में खेलने का मौका मिलेगा या नहीं। वैसे तो बात यही चल रहा है कि केएल राहुल, ऋषभ पंत और संजू सैमसन तीनों विकेट कीपर जाने वाले हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि ऋषभ पंत और संजू सैमसन काफी अच्छे फॉर्म में है। वहीं पर केएल राहुल बार बार इंजर्ड होके कहीं पर भी अच्छा नहीं खेल पा रहे हैं। लेकिन टीम इंडिया को लंबे टाइम तक खेलने वाला एक विकेट कीपर चाहिए और वो केएल राहुल से अच्छा कोई भी नहीं कर सकता। तो मुझे ये पूरा भरोसा है कि वो हमें चैंपियंस ट्रॉफी में देखने मिलेंगे और वो भी प्लेइंग 11 में। तो आप उनका कमबैक चैंपियंस ट्रॉफी में देखना चाहते हो या नहीं, ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और उनकी पूरी जर्नी को देखकर आपको कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट में जरूर बताना।